नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लोकसभा चुनावों के परिणाम ने बीजेपी की चुनौतियों को जिस तरह से बढ़ाया, अब उसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या बंगाल, बिहार हो या महाराष्ट्र, राज्य दर राज्य बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है। कहीं मुद्दों पर तकरार है तो कहीं रिश्तों पर रार है और ऊपर से कई राज्यों के चुनाव सर पर हैं। बीजेपी के सामने बड़ा सवाल यह है कि कितने कांटे हैं आगे राह में। के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई। चुनाव कौन जीता? और अहंकार कांग्रेस पार्टी को आया। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी भविष्य की भी पार्टी है, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। केंद्र में रिकॉर्ड तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन पिछले 2 बार के कार्यकाल में जिस मजबूती से सरकार चलाई, इस बार वो हालात बदले हैं। बीजेपी के पास खुद में पूर्ण बहुमत नहीं है और इस बार सहयोगियों की भूमिका अहम है। सहयोगियों का साथ केंद्र सरकार में मजबूती से बना हुआ है, लेकिन अलग अलग राज्यों में मुद्दों के आधार पर धीरे धीरे सुर बदल रहे हैं। इसी साल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव के साथ हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बीजेपी ने राज्य दर राज्य उन खामियों को दूर करने की कोशिश तेज कर दी है, जिनके चलते लोकसभा चुनाव में पार्टी बहुमत से दूर रह गई। यूपी में सब ठीक करके फिर से अच्छे दिन लौटाने की कवायदे हैं। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। आज मैं कहने आया हूं महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को, हमने महाराष्ट्र विधानसभा में भी 14, 19 और 14 और 19 से योग जितना बड़ा विजय 24 में प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। झारखंड में बीजेपी मिशन मोड में दिख रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नजर आने वाली मुश्किलों से आगे निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन सहयोगियों से मिलने वाली चुनौतियां भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद से साथी खफा हैं। कि अमन चैन शांति को बनाए रखने में जो हमारी भूमिका होगी, उस पे हम लोग बने रहें। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिहार में साथियों की मांगे बड़ी हैं। नीति आयोग मापदंडों में बदलाव करे,
अथवा विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष पैकेज, ये हमारा हक है, ये हमको मिलना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, और विकसित बिहार के बिना भारत विकसित पूर्णतः नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की जरूरत है, हर स्टेट को आगे बढ़ाना है, वो कार्य किया जाएगा। हरियाणा के सामाजिक समीकरण साधना अलग चुनौती बने हुए हैं कि ये हरियाणा है प्रधान, भाजपा को कह रहे हैं ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ लोग सच्चे हैं, सीधे हैं, ठगे भी जाते हैं। भाजपा ने ठगा 10 साल, लेकिन अगर आप ठगोगे तो आपका आपसे हिसाब जरूर लेके रहते हैं। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, मोदी जी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। बंगाल के मोर्चे पर बीजेपी में बेचैनी है। दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी दिन हो जा सकता है। আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ। लोकसभा चुनाव के बाद बदले हालात में बीजेपी की राह में कई कांटे दिख रहे हैं, जिनसे बचना भी है, दूर भी करना है और आगे भी निकलना है। उत्तर प्रदेश यानी कि वो राज्य, वो प्रदेश जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत का जरिया बनता था, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इन दिनों सबसे बड़ी चुनौतियों से जूझना स्वीकार किया है और जूझ रही है चुनौतियों से। संगठन, सरकार और निर्णय तीनों को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। 10 सीटों के उपचुनाव सामने हैं। चुनावी रास्ते में कितने कांटे बिछे हैं, इसको लेकर दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी में मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है। आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। नेताओं में आपसी खींचतान, कलह क्लेश के लंबे दौर के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इनमें कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई मैनपुरी जिले की करहल और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से रिक्त हुई मिल्कीपुर के साथ ही कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मीरापुर, मझवा और सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव होने हैं। इनमें 5 सीटों पर 2022 के चुनाव में सपा के उम्मीदवार जीते थे। बीजेपी के पास 3, निषाद पार्टी के पास 1 और जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 सीट थी। इन सभी 10 सीटों पर बीजेपी और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की कड़ी परीक्षा होनी है। सूत्रों की माने तो यूपी में हार की समीक्षा रिपोर्ट में ये माना गया कि विपक्ष के संविधान बदलने
और आरक्षण खत्म करने के आरोपों पर बीजेपी जनता को समझा पाने में असमर्थ रही, जिससे दलित पिछड़े वर्ग का वोट कम हुआ, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनका जातीय गणित भी बीजेपी के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। मिल्कीपुर दलित बाहुल्य सीट है, जहां से सपा के टिकट पर अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे हैं। यही अवधेश फैजाबाद से इस बार सांसद बने हैं। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा क्षेत्र में यादव आबादी की बहुलता है। गाजियाबाद की सीट शहरी है। फूलपुर में पटेल मतदाता अधिक हैं, तो वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जाट गुर्जर के साथ मुस्लिम मतदाता नतीजे तय करते हैं। जानकारों की माने तो उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिल चुका है। उन्होंने जो टीम तैयार की है, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा। चुनावी तैयारियों के अलावा यूपी की जमीन कांवड़ यात्रा को लेकर लिए गए सरकार के एक फैसले से तप रही है। योगी सरकार का फरमान है कि कांवड़ रूट पर दुकानदार अपना नाम अपने उपक्रमों पर लगाएं। इस आदेश के बाद से एनडीए के सहयोगियों के बीच भी भारी हलचल है। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जी टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड। क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। आरएलडी और एनसीपी से पहले बिहार में एनडीए की अहम सहयोगी जेडीयू भी योगी सरकार के फैसले के खिलाफ असहमति जता चुकी है। हमारी पार्टी हमेशा सभी धर्म और सभी जात की इज्जत करती है और धर्म और जात पर विभेद नहीं हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके खिलाफ है इस मैंने कहा धर्म और जात पर किसी तरह का विभेद नहीं हो, इस बात को सबको ख्याल रखना चाहिए। योगी सरकार के नेम प्लेट लगाने वाले फैसले का विरोध हो रहा है तो उसे समर्थन भी मिल रहा है, जिसके बाद से यूपी की राजनीति में जबरदस्त उबाल है। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश क्या था, मैं संतोष जी से कहूंगा एक जर्नलिस्ट का ये ट्वीट है और उन दिनों का निकाल करके देख लें ऑर्डर, ये ऑर्डर देख लें। उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए। ये ऑर्डर है मनमोहन सिंह जी की सरकार। ये देखिए, तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीजों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य।
कुल मिलाकर देश की राजनीति में केंद्र में इन दिनों यूपी है और कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का आदेश है। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग, और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। इसलिए नाम लटका देना, नाम प्लेट दिलवा देना, इसको कोई धार्मिकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये मेरे समझ से ठीक हुआ है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्णय पर राजनीति चाहे जितनी हो, लेकिन जिस तरह बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया है, उसके कई संकेत भी हैं। योगी को यूपी में बीजेपी का पुराना रुतबा लौटाना है, उपचुनाव में जीत दर्ज करके कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है और सरकार संगठन के बीच सब ठीक करना है। सीधे तौर पर देखा जाए तो यूपी में 10 सीटों के उपचुनाव से बीजेपी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर कामयाबी बीजेपी से दूर रही तो इसे लोकसभा चुनाव में मिली हार से जोड़ा जाएगा और तब बीजेपी की मुश्किलें बड़े पैमाने पर बढ़ेंगी। राजनीति में हवा के रुख के साथ काफी कुछ बदलता है और बदलाव की ऐसी बयार का झोंका बिहार बीजेपी में भी साफ दिख रहा है। बीजेपी के नेताओं और सहयोगी दलों के बीच जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, उससे ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि क्या बिहार बीजेपी में ऑल इज वेल है। बिहार को विशेष रूप से ही ट्रीटमेंट हो रहा है और उसके लिए सबको हम चाहते हैं, आइए साथ चलते हैं, जो अधिकार मिला हुआ है उसका लाभ लेते हैं। विशेष राज्य का दर्जे की मांग जो है, ये बिहार की मांग है, ये बिहार के लोगों की मांग है। बिहार के लोग चाहते हैं कि उनको मिले ये। हम लोग भी इस फेवर में हैं कि बिहार को ये स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। जब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि हम विशेष राज्य की दर्जा किसी को नहीं देंगे, तो वैसी परिस्थिति में विशेष राज्य की बात जो हम लोग करते हैं वो मेरे समझ से उचित नहीं लगता है। न बिहार के निवासियों का ख्याल है, जो उनके साथ पलटी मार कर उधर चले गए, उनका भी ख्याल नहीं है। बजट से ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की आवाज बुलंद हो रही है और इस बार नीतीश अकेले नहीं है। एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों ने भी आवाज उठाई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश मंझे हुए नेता हैं, राजनीति की बारीकियों को समझते हैं, मौके की नजाकत को समझते हैं। उनकी इस मांग के पीछे सोच क्या है देखिए। वो जानते हैं केंद्र सरकार को उनकी जरूरत है। बिहार में अगले साल चुनाव है जिसकी दावेदारी उनको करनी है। 23 जुलाई को बजट आ रहा है जिसमें राज्यों को पैसे आवंटित होने हैं। लिहाजा बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग तेज हो गई। बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। बिहार के विभाजन के बाद सारे संसाधन झारखंड चले गए। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जो रेवेन्यू कलेक्शन के जितने सेंटर थे सब तेलंगाना में चले गए। दोनों राज्यों के उत्थान के लिए, विकास के लिए आवश्यक है
कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा या उनके जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा पर हम लोगों का मांग हमेशा रहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इसके लिए गांधी मैदान से लेकर के रामलीला मैदान तक बड़ा रैली हम लोगों ने किया। वो इसलिए कि बिहार अपने बलबूते एक स्टेज पे आ गया है। इससे आगे अगर बिहार को जाना है तो केंद्र का विशेष मदद की जरूरत है। उधर नीतीश के साथ एनडीए के दूसरे सहयोगी भी हैं। जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी ने भी साथ दिया है। विशेष राज्य का दर्जा जहां तक बात है, किसी को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीए की सरकार है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं कि बिहार को क्या चाहिए। बिहार को जो उचित है वो मिलेगा। एक बड़ा आर्थिक पैकेज का हम लोग ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आने वाला बजट में घोषणा होगा। आप लोग भी इंतजार कीजिए, बिहार को अच्छा कुछ मिलने वाला है। ऐसे पैकेजेस हों, ऐसी राशि हो जो आए और तुरंत उसका हम लोग इस्तेमाल करें ताकि तुरंत लोगों को उसका लाभ मिलने लगे। विशेष राज्य का दर्जा भी भाई एक आपको आर्थिक लाभ की दृष्टि से ही आप मांगते हो, बट अगर उसमें अभी कठिनाइयां आ रही हैं तो कम से कम स्पेशल पैकेजेस हम लोग को डिमांड करने चाहिए, जो आई थिंक इन द प्रोसेस है और जो हम लोग केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि वो हम लोग को दिया जाएगा। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग नई नहीं है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने इसे तब उठाया था जब वो 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उनकी दलील थी कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य रह गया है। उन्होंने ये मांग पिछले साल नवंबर में तब दोहराई थी जब उन्होंने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। तब वो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे और एनडीए के सहयोगी नहीं थे। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और विकसित बिहार के बिना भारत विकसित पूर्णतः नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की जरूरत है, हर स्टेट को आगे बढ़ाना है, वो कार्य किया जाएगा। मुद्दा है बिहार का विकास, मुद्दा है केंद्र सरकार की संवेदनशीलता। तो बिहार का विकास और केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की सूची में बिहार तो निश्चित रूप से टॉप 5 में है। तो बिहार का एक बुनियादी परिवर्तन, एक बुनियादी विकास आने वाले 2047 में प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प रखा है और विकसित भारत के संकल्प के लिए विकसित बिहार का पूरा होना अति आवश्यक है। तो हमें आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से विशेष राज्य हो या किसी और नाम से हो, बिहार के साथ वित्तीय न्याय होता रहा है और आगे भी होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीपीएसीएल और वियतनाम की कंपनी विनफास्ट के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें 60,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। चंद्रबाबू नायडू नीतीश की ही तरह एनडीए के सहयोगी दल हैं। लेकिन क्या नीतीश की ये मांग बीजेपी पूरी करेगी? सहयोगियों के समर्थन से चल रही बीजेपी सरकार क्या नीतीश की मांग मानने के लिए मजबूर है? क्या नीतीश की मांगों के घेरे में बीजेपी घिरा हुआ महसूस कर रही है? हम आपको बताते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा देने का पैमाना क्या होता है। पहला पैमाना यह है कि संसाधनों की कमी से अगर वो राज्य जूझ रहा है तभी स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल सकता है। इसके अलावा राज्य में प्रति व्यक्ति आय निम्न हो, आर्थिक एवं संरचनात्मक पिछड़ापन हो, एक बड़ी जनजाति के अस्तित्व का सवाल हो, पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाका हो, सीमावर्ती क्षेत्र हो जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो, इसके अलावा एक विरल आबादी वाला क्षेत्र हो। जानकारों का मानना है कि बजट से पहले नीतीश की दबाव वाली रणनीति रंग ला सकती है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन और अब उपचुनावों में मिली बड़ी हार के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए संगठन के स्तर पर कई चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं। एक तरफ बंगाल में घटता जनाधार बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो आपसी कलह अलग बीजेपी के लिए सरदर्द बनी हुई है। सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका साथ, सबका और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ जो हमारी साथ
हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। ये पॉलिटिकल बात है। इसका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इंडिया गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं। कभी नाक का सवाल रहा बंगाल, आज सर का दर्द बनता जा रहा है। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड पीएम मोदी के नाम रहा। बीजेपी ने देश में तीसरी बार लगातार सरकार बनाई, लेकिन हाल ही में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए। एक साथ 13 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में रहा। बंगाल में रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बगदा और मानिकतला सीट पर चुनाव हुए थे। चारों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को सिर्फ मानिकतला सीट पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बगदा में जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी अपनी वो तीनों सीटें हार गई। प्रदर्शन खराब हुआ तो बीजेपी में मंथन हुआ, कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में हार के लिए बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास पर ही सवाल उठा दिया। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না। নো নিড সংখ্যালঘু মোর্চা, ভালো থাকুন। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर घमासान शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में इसको नीचे तक लागू किया है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, हम उसके साथ चल रहे हैं। भाई शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कहा है उनकी खुद की विचारधारा हो सकती है, और वो अभी पार्टी में नए आए हैं, मेरा ऐसा मानना है। अभी उनको पार्टी को समझने की आवश्यकता है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये आदरणीय मोदी जी की सरकार की नीति है। सरकार उसी नीति से चलती है। अब शुभेंदु दा ने अपने दिल के दर्द से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन उनके जो वोट माइनॉरिटीज के वोट नहीं मिले, तो उनके अपने दिल से जो दर्द है उस दर्द के वजह से ये बात बताई। लेकिन सरकार चलने के लिए वो नीति है, वो मोदी जी की नीति है, सरकार उसी नीति से चलेगी। नतीजा ये हुआ कि शुभेंदु अधिकारी को 2 दिन में ही अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा। ये हमारी एजेंडा यह है सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा। जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। ममता बोलती है और उनका आदमी भी और बोलती है, माइनॉरिटी लोग भी। जो गांव में जाता है पत्थरबाजी होता है, ब्लैक फ्लैग दिखाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली हुई तो दावेदारी शुरू हो गई। सबसे आगे दिलीप घोष और सांसद सौमित्र खान का नाम है। हालांकि दिलीप घोष के एक बयान ने काफी बवाल मचा दिया था, जब सवाल उन्होंने पार्टी पर ही उठा दिया था। पार्टी चलते থাকে, লড়াই চলতে থাকে, নেতার পরিবর্তন হতেই থাকে, রেজাল্টেরও পরিবর্তন হতেই থাকে। তো এটা ঠিক যে আমরা গত 21 অবধি এগিয়েছি, লড়াই করেছি, বহু কর্মী শহীদ হয়েছেন, ঘরছাড়া হয়েছেন, বাড়ি ভাঙা হয়েছে, পরিবারে অশান্তি হয়েছে পার্টি করার জন্য। প্রায় 250 কর্মীকে বলিদান দিতে হয়েছে। তার পরিণামে আমরা 18 সাংসদ এবং 77 এমএলএ পেয়েছিলাম, কিন্তু যে কোনো কারণে হোক ওইখানে আমাদের গ্রোথটা আটকে গেছে। बहरहाल पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए हमेशा से नाक का सवाल रहा है। सीटें 5 साल में 18 से 12 पर आ गई हैं। उपचुनाव में भी प्रदर्शन खराब रहा। चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं, जिनका जल्द ही कोई समाधान निकालना बीजेपी की प्राथमिकता होगी। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के बाद बड़ा झटका महाराष्ट्र के परिणाम में लगा। बीजेपी शिवसेना एनसीपी का गठबंधन महायुति इंडिया गठबंधन से पिछड़ गया था और इसके बाद से ही महायुति में लगातार खींचतान मची है। गठबंधन में दरार से लेकर खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानों के तीर चल रहे हैं और इसी वर्ष अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव संभावित हैं, लेकिन रास्ते के कांटे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। दोनों हाथ उठाइए,
प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। सियासत के पिच पर साथियों का चयन सबसे बड़ा पेंच होता है और इस पेंच में एनडीए गठबंधन का खेल महाराष्ट्र में दिलचस्प लग रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है। अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए और उनके शामिल होने से कयासों के बाजार गर्म हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी अजित पवार वाली एनसीपी से दूरी बना सकती है? क्या फिर से शरद पवार वाली एनसीपी में अजित पवार आएंगे वापस? अगर अजित पवार एनडीए में बने रहते हैं तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें देगी? आज मैं आपको कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम सुनिश्चित है। मेरी बात मानकर घर पे जाना, इधर उधर बातों में मत आना। महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा विजय इस चुनाव में मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ पाता हूं। प्रचंड बहुमत के साथ युति की सरकार बनी और युति की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। आप मेरे शब्द को ढंग से समझ कर रखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युति की सरकार अगले चुनाव में बनने जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने सवाल यही है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में किसके साथ आगे बढ़े और सीटों का समीकरण क्या रखे। भारतीय जनता पार्टी के पास लाखों नहीं करोड़ों कार्यकर्ता है। हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और आज उस ऊर्जा को लेके जाएंगे जहां अमित शाह जी हो, नितिन गडकरी जी हो, हमारे प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सभी नेतागण जो ऊर्जा देते हैं उसको लेके एक विजय संकल्प। निश्चित तौर पर चुनाव की रणनीति तय है। लोगों को इन्वॉल्व करके, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जो भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है उनको साथ लेकर रणनीति जो हमने बनाई है उसको अमल में लाना, प्रोग्राम डिक्लेयर करना, आने वाले 2 महीनों का इमीडिएट जो प्रोग्राम है वो लोगों के सामने रोल आउट करना, ये उसका मतलब है। चुनाव जीतना अल्टीमेटली ये उसका मतलब है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी एनडीए को झटका लगा। महाराष्ट्र में बीजेपी जब हार पर मंथन करती है तो सबसे पहले अजित पवार का नाम आता है। वो क्यों, हम आपको बताते हैं। आरएसएस के मुखपत्र विवेक पत्रिका में 2 दिन पहले लिखे एक लेख में कहा गया कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से किया गया गठबंधन जिम्मेदार है। इसी तरह कुछ दिनों पहले आरएसएस पत्रिका ऑर्गेनाइजर में भी लेख लिखा गया कि एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते। ऐसे में अजित पवार को साथ लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? तीनों घटक दल साथ में चुनाव लड़ेंगे। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित पवार साहब इस योजनाओं का प्रचार और प्रसार हर जगह जाकर खुद करेंगे और साथ साथ करेंगे। महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर सवाल एकनाथ शिंदे के साथ भी है। दरअसल चुनाव के बाद शिंदे को मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम वर्तमान विधायकों की संख्या को बनाए रखना होगा। इसके लिए उन्हें विधानसभा चुनाव में बेहतर स्ट्राइक रेट भी रखना होगा। अगर विधानसभा चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे के प्लान को देखें तो वो कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिंदे ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए 100 विधानसभा क्षेत्रों में 110 ऑब्जर्वर भी तैनात कर दिए। शिंदे के इस फैसले पर फिलहाल बीजेपी खामोश है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदर्शन पर मंथन चल रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव फिर पार्टी के लिए एक कड़ी परीक्षा साबित हो सकते हैं।
बीजेपी के लिए जो राज्य सबसे बड़े उथल पुथल वाले हैं उनमें हरियाणा भी शामिल है। 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद हरियाणा की हवा बदली हुई दिख रही है। कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन विपक्ष भी कड़ी टक्कर देने के मूड में हरियाणा में दिख रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, सहयोगियों के भरोसे से सरकार बन गई और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ गई। लेकिन जिन राज्यों की वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा नुकसान हुआ, उनमें हरियाणा भी शामिल है। हरियाणा में अब इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को 10 में से सिर्फ 5 सीटें मिली और वोट प्रतिशत रहा 46.11, जबकि 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि बीजेपी के लिए हरियाणा काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। बीजेपी 2014 से ही हरियाणा की सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार हालात मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी ने नायब सैनी के रूप में मुख्यमंत्री भी बदल लिया है, लेकिन मुश्किल ये है कि एक तो सरकार के साथ ही दुष्यंत चौटाला अब साथ नहीं है और दूसरा ये कि राव इंद्रजीत जैसे दिग्गज नेता नाराज हैं। राव इंद्रजीत केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं और इतने नाराज हैं कि अपनी सरकार पर भी वार करने से पीछे नहीं हट रहे। अब आज के दिन नौजवान मेरे से आज कई लोग पूछे कि नीति का क्या होगा, तो भाई जब मेरे से बच्चे पूछते हैं तो मैं क्या कहूंगा कि जी हमारी सरकार ने इसके बारे में अगर सोचा है नहीं सोचा। ये नीट का जो एग्जाम है इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजनीति के अंदर सरकार के अंदर बच्चों की आस्था खत्म हो जाए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में अपनी पूरी रणनीति बदल ली है और हर वर्ग को साधने का फुल प्रूफ प्लान जमीन पर उतार दिया है। सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया जा रहा है ताकि जीत की हैट्रिक लगाई जा सके। पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया और फिर प्रदेश अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण फेस मोहन लाल बड़ौली को चुना गया। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया जाट समाज से आते हैं। किसान और युवाओं की नाराजगी भी कम करने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ओबीसी जातियों की बी कैटेगरी के लिए नया कोटा तय कर दिया है। इंजन मजबूत है ये और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हरियाणा के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों झूठ बोलते हैं। लोकसभा चुनाव में अग्निवीर का मुद्दा गरमाया रहा। हरियाणा सरकार ने अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी और डी में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उधर हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन की आहट को देखते हुए किसान संगठनों से बातचीत का रास्ता भी खोल रखा है। हरियाणा के किसान संगठनों ने अगर आंदोलन की राह पकड़ ली तो विधानसभा चुनाव के करीब सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने हरियाणा में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार गठबंधन इंडिया भी पूरा जोर लगा रहा है। चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं और लड़ाई जबरदस्त होती जा रही है। उत्तराखंड में मैंगलोर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनावों में बीजेपी को करारी हार मिली, जिसका असर अब उत्तराखंड बीजेपी में भी देखने को साफ दिख रहा है। जल्द ही निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। लिहाजा उत्तराखंड बीजेपी में संगठन और सरकार दोनों ही स्तरों पर कई रणनीतियों पर तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार की टीस कम नहीं हो पाई थी कि बीजेपी उत्तराखंड में बद्रीनाथ सीट भी उपचुनाव में हार गई। इस हार ने उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी। ये ऊपर वाला है प्रकृति, वो भी अति का दंड देती है। जब अतिवाद होता है तो उसका दंड देती है। राजा रामचंद्र की धरती, वो न्याय के देवता थे राजा रामचंद्र, उनकी धरती अयोध्या में इंडिया की जीत बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे गठबंधन की जीत बहुत महत्वपूर्ण है
और उस पर अब मोहर लगा दी। राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु जी की धरती जो है बद्रीनाथ है, तो अब बद्रीनाथ से भी जो है ये मोहर लग गई कांग्रेस की जीत के साथ कि भगवान विष्णु ने भी कह दिया तथास्तु कांग्रेस, अब ये भाजपा का अतिवाद नहीं चलेगा। और आप देखिएगा भगवान केदार भी, शिव भी, क्योंकि राहुल शिव भक्त हैं, और जब समय आएगा तो हम केदार भी जीतेंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। देखिए, जहाँ तक अयोध्या का विषय, अयोध्या लोकसभा, अयोध्या विधानसभा बीजेपी जीती हुई है। बद्रीनाथ पिछली बार से मारे हुए थे, बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस अति उत्साह में भगवान का सहारा ले रही है। लोकसभा अयोध्या में तो हारे नहीं, लोकसभा नहीं आ रहा, अयोध्या की विधानसभा, लोकसभा अयोध्या के नाम से लोकसभा है ही नहीं देश के अंदर, इसलिए इस प्रकार का कुप्रचार किया जा रहा है। अच्छा, फरीदाबाद लोकसभा है, उसको फैजाबाद के नाम से लोकसभा है, इसलिए अयोध्या बीजेपी जीती है। अयोध्या के अंदर लोकसभा चुनाव में हम लोग आगे रहे हैं, और जहां तक बद्रीनाथ भी, बद्रीनाथ तो कांग्रेस जीती भी थी। कांग्रेस ने कोई नया काम नहीं किया, अपनी सीट बचाई है, और मैं बधाई देता हूं कांग्रेस के प्रत्याशी को। लेकिन इतना भी सच है कि हम 8,000 से लोकसभा को, उस विधानसभा को जीते थे, बद्रीनाथ विधानसभा को। कांग्रेस ने वो मुकाम तो छुआ नहीं। ये ठीक है कि हम उस सीट को और अच्छे तरीके से मैनेज करते जीत सकते थे। जहां कमी रही है उसको हम देखेंगे भविष्य में क्या कारण रहे। उत्तराखंड में मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हुए थे। दोनों सीटों पर बीजेपी को हार मिली। अब हार के कारणों में मंथन चल रहा है। बीजेपी की चिंता इस बात को लेकर है कि आने वाले दिनों में केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव होना है, लेकिन जो संकेत मतदाता से मिल रहे हैं वो परेशानी बढ़ा रहे हैं। केदारनाथ सीट के अलावा आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत चुनाव भी होने हैं। लगातार खिसकती जमीन कैसी रोकी जाए, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी की राह में कितने कांटे, हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।